गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि बच्चों अभी कोरोना का काल चल रहा है। कोरोना काल एक ऐसा काल आ गया जैसे एक समय का एक गति चक्र के साथ में अपन एक 2-3 साल का एक टेन्योर आता है, उस तरीके से एक लंबा काल आ गया बच्चों। उस काल के अंदर आपके और हमारे बीच में काफी दूरियां आ गई है, कोचिंग संस्थान पढ़ाई की वजह से। तो जय भारत ऑनलाइन क्लासेस ने आपके सामने एक बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई है, तो इसका पूरा अच्छी तरीके से फायदा उठाएं और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि जो जीवन की चीजें हैं वो तो चलती रहेगी, उन्हें ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकती हूँ, लेकिन हमें संघर्ष के साथ में थोड़ी सा प्रयास करके थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयत्न करना पड़ेगा ताकि हम हमारे लक्ष्य को हासिल कर सके। क्योंकि बच्चों कहते हैं ना, जो चल रहा है उसके पैर में जरूर छाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे जरूर दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पैर में जरूर छाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे जरूर दर्द ने पाला होगा। बिना संघर्षों के कभी चमक नहीं मिलती, जो दिया जल रहा है तिल तिल उसी दिए में उजाला होगा। तो बच्चों आज मैं आपको किसान आंदोलन की क्लास के अंदर फिर से जोड़ते हुए चल रही हूँ। बच्चों जैसे कि कल की क्लास के अंदर हमने देखा था कि राजस्थान के अंदर जो किसान आंदोलन अपन ने प्रारंभ किए थे, तो किसान आंदोलनों की शुरुआत कहाँ से हुई, किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किए, इस सब के ऊपर अपन ने बहुत अच्छे से चर्चा करी थी। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको राजस्थान के किसान आंदोलन की ओर लेकर चल रही हूँ, जहां पर अपन ने स्टॉप किया था। तो अपन ने देखा था कि बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत करी थी अपन ने, कि बिजोलिया मेवाड़ रियासत के 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में से एक ठिकाना था, जिसकी स्थापना किसने करी थी? अशोक परमार ने करी थी। अशोक परमार का संबंध कहाँ से बताया था मैंने आपको? जगनेर यूपी से बताया था। अशोक परमार को बिजोलिया का टिकाला राणा सांगा ने उपहार स्वरूप भेंट में दिया था। उपरमाल की जागीर थी। ठीक है, यहाँ पर कई ठिकानेदार आए, जैसे केशव दास, गोविंद दास, कृष्ण सिंह। तो अपन कृष्ण सिंह को पढ़ रहे थे, और कृष्ण सिंह ने 84 प्रकार के लाख पाक बेगार और कर जो है वो किन के ऊपर लगा रखे थे बच्चों? तो 84 प्रकार के लाख पाक बेगार और कर जो है वो बिजोलिया की जनता के ऊपर लगा रखे थे, किसानों के ऊपर लगा रखे थे। किसान बड़े प्रताड़ित हो रहे थे। ये घटना 1894 के अंदर कृष्ण सिंह शासक बने थे, और जब से कृष्ण सिंह शासक बने थे तब से लाख बाग बेकार लगाए जा रहे थे। बेचारे किसान बड़े परेशान, और ये घटना 1897 तक चल रही थी। 1897 तक बेचारे किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। अब किसान इस फिराक के अंदर है कि वो कब एकत्रित हो, कब वो ये सोचे सब मिलकर के एकता के अंदर आकर के कि भाई है ना, हम कब जाकर के इस किसान आंदोलन को हम प्रारंभ करें, कब हम किसान अपनी समस्याएं महाराणा तक पहुंचाएं, कुछ ना कुछ हम करें। ऐसी शुरुआत किसान आंदोलन के लोग, किसान आंदोलन करना चाह रहे थे। ऐसी शुरुआत बिजोलिया के किसान करना चाह रहे थे, लेकिन वो शुरुआत कहां से करें, कैसे करें? देखो, यहाँ के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कल कर चुके थे, लेकिन हम वापस शुरुआत से कर रहे हैं ताकि आप इसको समझ सके अच्छे से। तो दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रारंभ में नेतृत्व किया है, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रारंभ में नेतृत्व करेंगे वो साधु सीताराम दास साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, और ब्रह्मदेव। ठीक है, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, इन्होंने प्रारंभ में नेतृत्व किया था। अब नेतृत्व करने के बाद में इन्होंने क्या किया, किस तरीके से इन्होंने एकत्रित करने का प्लान बनाया? तो बच्चों 1897 ईस्वी की बात है। कब की बात है ये? 1897 ईस्वी की। 1897 ईस्वी में क्या हुआ? गिरधारीपुरा गांव में, कौन से गांव में? गिरधारीपुरा गांव। गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ का
गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ का क्या हो रहा था? 12वां का मतलब समझते हो ना आप? जब कोई मर जाता तो उसका मृत्यु भोज करते हैं। 12वां नुक्ता मृत्यु भोज खर्च। इस तरीके से इन शब्दों से हमारे राजस्थान के अंदर मृत्यु भोज को पुकारा जाता है। तो ये सब चल रहा था वहां पर 1897 ईस्वी के अंदर। तब साधु सीताराम दास ने सोचा कि यार यहाँ पर सारे किसान इकट्ठे हुए हैं, क्यों ना अपन एक चर्चा कर ले। होता है अपने जब कई सामाजिक कार्यक्रम होते हैं और सब लोग इकट्ठे होते हैं तो अपन तभी एक बैठक कर लेते हैं, उस बैठक के अंदर अपन किसी भी चीज के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों यहीं पर क्या होता है, इसके अंदर साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित होती है। साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में सभा आयोजित होती है। साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में सभा आयोजित होती। इस सभा के अंदर ये क्या निश्चय करते हैं भाई? ये जो सभा आयोजित होती है इसके अंदर ये निश्चय लेते हैं, क्या निश्चित करते हैं कि भाई इस सभा में से क्या सोचते हैं कि भाई अपन एक काम करते हैं कि किन्हीं भी दो जनों को, अपने ऊपर किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जागीरदार लगान लगा रहे हैं, कर बढ़ा रहे हैं, हम आखिर इस कर को कब तक सहेंगे। तो ये लोग एक निश्चय करते हैं कि भाई अपन एक काम करते हैं कि अपने में से किन्हीं दो जनों को प्रतिनिधि बना करके अपन मेवाड़ भेजते हैं, उदयपुर महाराणा फतेह सिंह जी के पास में भेजते हैं, ताकि वो हमारी समस्याएं सुनेंगे और उनका निराकरण करेंगे। क्योंकि यदि हम हमारी शिकायत जागीरदार को करेंगे तो जागीरदार तो खुद ही समस्या का कारण है ना, वो हमारे इन समस्याओं का निराकरण क्यों करेंगे, ऐसा सोचते ही है। तो क्या करते साहब, इस सभा में से वो क्या निश्चय करते हैं, इस सभा में से दो व्यक्ति लेते हैं। इस सभा में से ये दो व्यक्ति किनको लेते हैं? इस सभा में से नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, दो व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। एक का नाम क्या है, नानजी पटेल, और दूसरे का नाम क्या है, ठाकरी पटेल। एक का नाम है नानजी पटेल, दूसरे व्यक्ति का नाम है ठाकरी पटेल। तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को प्रतिनिधि बनाकर, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल इन दोनों को क्या करते हैं साहब, इन दोनों को प्रतिनिधि बनाकर इन दोनों को प्रतिनिधि बनाकर बिजोलिया किसानों की समस्या लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी के पास भेजते। किसके पास भेजते हैं साहब, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी के पास भेजते। ठीक है साहब। अब ये प्रारंभ में नेतृत्व किसने किया, साधु सीताराम दास फतेहकरण चारण ब्रह्मदेव ने किया। गिरधारीपुरा गांव में नुक्ता हुआ, उस नुक्ता के अंदर सभा आयोजित हुई, उस सभा में से दो व्यक्ति निकाले, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। इन दोनों पटेलों को, दोनों सदस्यों को प्रतिनिधि बनाकर कहाँ भेज दिया, बिजोलिया किसानों की समस्या लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेज दिया। पर क्या ये जाते पहले मिल लेंगे महाराणा से, मिलने देंगे लोग इन्हें? नहीं, किसी भी बड़े आदमी से मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती बच्चों, तो महाराणा से ये नहीं मिल पाते हैं। तो इसके बाद में क्या होता देखेंगे आप सभी लोग,
तो 8 महीने के प्रयास के बाद में, कब बच्चों? 8 महीने के प्रयास के बाद में, 8 महीने के 8 महीने के प्रयास के बाद महाराणा से मिल पाते हैं तथा उनके सामने अपनी समस्याएं रखते हैं। उनके सामने अपनी समस्याएं रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इस 8 महीने के प्रयास के बाद में ये मिल पाते हैं। मिलने के बाद में इन्होंने मेवाड़ के महाराणा के सामने अपनी समस्याएं रखी। मेवाड़ के महाराणा ने समस्याएं सुनी। सुन करके उन्होंने देखा कि भाई बिजोलिया के किसानों के ऊपर इतना अत्याचार होता है, तो उन्होंने अपना एक आदमी भेजा ये जांच करने के लिए। वहां पर एक आदमी की नियुक्ति करी ये जांच करने के लिए कि क्या वास्तव में बिजोलिया के किसानों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, क्या बिजोलिया के किसान जो शिकायत लेकर आए हैं वो सत्य लेकर आए हैं, क्या उनके ऊपर निश्चित लगान से ज्यादा लगान और कर ली जा रही है। तो इस प्रकार की जांच के लिए मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने क्या किया बच्चों? तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी ने बिजोलिया ठिकाने में हाकिम हामिद हुसैन, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। हाकिम हामिद हुसैन नामक व्यक्ति की नियुक्ति करी। ठीक है, तो मेवाड़ महाराणा ने क्या किया साहब? वहां पर क्या किया? हाकिम हामिद हुसैन नामक व्यक्ति की नियुक्ति करी। अब ये हाकिम हामिद हुसैन वहां पर आए बिजोलिया के अंदर, उन्होंने किसानों को देखा, किसानों की समस्याएं भी सुनी, वहां पे लगान भी देखी, काफी चीजें समझने का प्रयास किया। और जो कृष्ण सिंह जो थे जागीरदार, वो काफी चतुर व्यक्ति था, उसने बहुत प्रयास किया कि हाकिम हामिद हुसैन तक सारी सच्ची बातें ना पहुंचे। आगे क्या होता अपन देखते हैं, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, इसको अच्छे से नोट कर ले। ठीक है बच्चों, अब देखो अब क्या होता है। ये जो हाकिम हामिद हुसैन है ना, ये बिजोलिया के अंदर आ गए, नियुक्त हो गए। तो हाकिम हामिद हुसैन ने क्या किया देखो, हाकिम हामिद हुसैन ने बिजोलिया किसानों की समस्याओं को लेकर मेवाड़ महाराणा के सामने सही रिपोर्ट प्रस्तुत करी।
सही रिपोर्ट प्रस्तुत करी साहब। हाकिम हामिद हुसैन ने बिल्कुल सही रिपोर्ट दी कि हाँ बिजोलिया के किसान के ऊपर ज्यादा लगान है, ज्यादा कर लगे हुए हैं। लेकिन बच्चों मेवाड़ के महाराणा ने क्या किया? मेवाड़ महाराणा ने रिपोर्ट के अनुसार ये बात हमें कहां से, ये जानकारी हमें कहां से मिल रही है? हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताबों से मिल रही है। हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताब हुक्मचंद जैन से ये जानकारी हमें मिल रही बच्चों। हिंदी ग्रंथ की जो किताब है हुक्मचंद जैन, उससे हम ये जानकारी ले रहे हैं कि ऐसा कहा था महाराणा ने कहा था। ये जानकारी हमें यहाँ से मिल रही है कि रिपोर्ट के अनुसार महाराणा ने एक निश्चित लगान पर कर लेने के आदेश दिए। परंतु बच्चों ये जो आदेश दिए महाराणा ने, ये कठोरता पूर्वक नहीं दिए। ये जो आदेश दिए ना, यह आदेश कठोरता पूर्वक नहीं दिया गया। यह आदेश कठोरता पूर्वक नहीं दिया गया। यह आदेश कैसे दिया गया? कठोरता पूर्वक नहीं दिया गया। और जब यह आदेश कठोरता पूर्वक नहीं दिया गया तो जो कृष्ण सिंह जागीरदार है उसने सोचा कि जब मेवाड़ के महाराणा ही हमें कुछ नहीं कह रहे हैं तो फिर हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो मैं कृष्ण सिंह के और हौसले बढ़ गए और उसने किसानों के ऊपर अत्याचार बढ़ा दिए। जब कठोरता पूर्वक नहीं दिए गए, जागीरदार ने आदेश का पालन नहीं दिया, कठोरता पूर्वक नहीं दिया गया, तो जागीरदार के हौसले और बढ़ गए। जागीरदार के क्या बढ़ गए? हौसले बढ़ गए। जागीरदार के जब हौसले बढ़ गए तो जागीरदार ने क्या किया भाई? जागीरदार ने क्या किया? नानजी पटेल व ठाकरी पटेल, जो व्यक्ति समस्याएं लेकर गए थे ना, नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को देश निकाला दे दिया, राज्य निकाला दे दिया। ठाकरी पटेल को ठिकाने से बाहर निकाल दिया। ठिकाने से बाहर निकाल दिया। ठिकाने के अंदर आने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठिकाने से बाहर निकाल दिया। इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हुई। वही शिकायत लेकर के गए, महाराणा ने व्यक्ति भी नियुक्त किया, व्यक्ति ने सच्ची रिपोर्ट दी, महाराणा ने फैसला भी दिया कि लगान कम लगाओ, लेकिन आदेश कठोरता पूर्वक नहीं दिया, जिससे कृष्ण सिंह के हौसले बढ़ गए। कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को बाहर निकाल दिया और बड़ी चतुराई से काम किया। इस कृष्ण सिंह क्या काम किया कि कृष्ण सिंह ने देखा कि जो जो व्यक्ति किसानों की मदद कर रहे थे, जो जो व्यक्ति किसानों की हेल्प कर रहे थे, तो इस कृष्ण सिंह ने, जागीरदार ने क्या किया? उन व्यक्तियों को लालच दे दिया, उन्हें ऊंचे पदों के ऊपर नियुक्त कर दिया, उन्हें अच्छी धनराशि देकर के अपनी ओर मिला लिया, ताकि किसानों का नेतृत्व और भी कमजोर हो गया और किसानों के ऊपर और ज्यादा अत्याचार होने लगे। तो इस तरीके से कृष्ण सिंह ने बहुत सारे लगान और कर लगा दिए। इसी के साथ बच्चों ये घटना चल रही थी। ये सब चलते चलते आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। ये सब चीजें हो रही थी, इसके साथ में क्या होता है आगे देखो। 1899 तक पहुंच जाते बच्चों। 1897 से इन्होंने शुरू किया था, अब बात है 1899 ईस्वी की। 1899 ईस्वी में क्या होता देखो। 1899 ईस्वी के अंदर बच्चों अकाल पड़ता है। ये अकाल छप्पनिया अकाल कहलाता है। कौन सा अकाल पड़ता है? छप्पनिया अकाल पड़ता है। 1899 ईस्वी में छप्पनिया अकाल पड़ता है। छप्पनिया अकाल पड़ता है। फिर भी किसानों को कोई राहत नहीं दी जाती है। किसानों को
कोई रियायत नहीं दी जाती है, किसानों को कोई रियायत नहीं मिलती बच्चों इस छपनिया अकाल में। ये अकाल इतना भयंकर पड़ता है बच्चों 1899 ईस्वी के अंदर कि इस अकाल के अंदर लोग खेजड़ी के वृक्ष की छाल तक को खा रहे थे। अन्न नहीं था, लोगों के पास गेहूं नहीं थे खाने के लिए, अनाज नहीं था, इतना भयंकर अकाल पड़ रहा था। उसके अंदर भी जागीरदार कृष्ण सिंह ने लगान और कर के अंदर किसी प्रकार की कोई रियायत किसानों को नहीं दी, बल्कि और क्या काम किया चतुराई से कि जो लोग इन किसानों की मदद कर रहे थे उनको गेहूं वगैरह दे करके अपनी ओर मिला लिया, ताकि किसान बेचारे अकेले पड़ गए। तो ये 1899 में जो छपनिया अकांड पड़ा तब भी किसानों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई। उसी के साथ में कृष्ण सिंह ने एक काम और कर दिया जो कि बहुत ही खतरनाक काम साबित हुआ। 1903 ईस्वी के अंदर 1903 ईस्वी के अंदर कृष्ण सिंह ने एक कर लगाया जिसका नाम था चंवरी कर। कौन सा कर लगाया? चंवरी कर। देखो ये कर कौन सा कर है? तो बच्चों 1903 ईस्वी के अंदर किसानों के ऊपर जागीरदार कृष्ण सिंह ने कर लगाया, चंवरी कर लगाया। ये कर कैसा कर था बच्चों? ये कर एक ऐसा कर था जिसके अंदर किसी भी किसान को अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए 5 रुपए का कर जागीरदार को देना पड़ता था कि भाई मैं अपनी बेटी का ब्याह कर रहा हूं इसलिए आपको 5 रुपए दे रहा हूं। बच्चों उस समय 5 रुपए बहुत बड़ा कर माना जाता था, बहुत बड़ी राशि मानी जाती थी। और दूसरी बात, अपनी बेटी का ब्याह करने के लिए किस प्रकार की राशि देना, तो ये एक अपमानित कर समझा गया, तो ये एक चौरी कर कहलाया। वैसे ही तो किसान बेचारे अकाल के कारण बड़े ही प्रताड़ित हो चुके थे, ऊपर से उनके ऊपर कन्या के ब्याह के ऊपर 5 रुपए का कर लगा दिया गया। तो यह कर किस नाम से जाना गया? चौरी कर, जो किस जागीरदार के समय, कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया किसान आंदोलन में लगाया गया। तो चौरी कर के बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे कि किसानों को अपनी पुत्री का विवाह है, किसानों को अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए 5 रुपए का कर लगाया गया। और ये जो 5 रुपए का कर लगाया गया ना, यह कर ही कौन सा कर कहलाया बच्चों? ये ही चंवरी कर कहलाया। ये जो कर लगाया गया ये कर कौन सा कर कहलाया? चंवरी कर कहलाया, किसानों को अपनी पुत्री के विवाह के लिए। लेकिन बच्चों किसानों ने इस कर को नहीं माना, किसानों ने बड़ा विरोध किया इस कर का। और जब किसानों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने अगले 1 साल तक अपनी पुत्री का ब्याह नहीं किया। और जब इन्होंने अगले 1 साल तक पुत्री का ब्याह नहीं किया तो जागीरदार को मजबूर होकर के 1904 में इस कर को हटाना पड़ा। ये एक अहिंसात्मक रूप से एक छोटी सी किसानों की जीत थी कि उन्होंने अपनी जिद से इस कर को हटवा लिया। तो बच्चों इसके आगे हम नीचे लिखेंगे कि अगले 1 वर्ष तक किसानों ने अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया, किसानों ने विवाह नहीं किया। 1904 में चंवरी कर समाप्त कर दिया गया। 1904 में क्या हो गया? चंवरी कर समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से किसानों को इस चीज से थोड़ी सी राहत मिली। बाद में फिर भी किसानों के ऊपर जो अन्य कर थे वो तो एज इट इज लगे हुए थे। तो बच्चों 1906 के अंदर 1906 ईस्वी में क्या होता है? जागीरदार कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। जागीरदार कृष्ण सिंह की क्या हो जाती है? जागीरदार कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। जागीरदार कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में कौन जागीरदार बनेंगे? जरा कॉपी के पन्ने पलट कर देखो, मैंने कल आपको बताया था पृथ्वी सिंह अगले जागीरदार बनेंगे। देखो पृथ्वी सिंह क्या करेंगे, एक बार इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से।
नोट हो गया बच्चों। तो 1899 ईस्वी में छपनिया अकाल पड़ता है। इस अकाल के अंदर भी किसानों को किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाती है। तब 1930 ईस्वी के अंदर चवरी कर लगाया जाता है। किसानों को अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए कितने रुपए का? 5 रुपए का कर लगाया गया। अगले 1 वर्ष तक किसानों ने विवाह नहीं किया और 1904 में चवरी कर समाप्त कर दिया गया और 1906 ईस्वी में जागीरदार कृष्ण सिंह की क्या हो जाती बच्चों? मृत्यु हो जाती। अब देखो आगे, अगले जागीरदार कौन बनते हैं भाई? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह अगले जागीरदार बनते हैं। बच्चों ये जो पृथ्वी सिंह थे ना, इनके बारे में एक छोटी सी बात करते हैं अपन। ये पृथ्वी सिंह कृष्ण सिंह के अपने पुत्र नहीं थे। कृष्ण सिंह के भरतपुर में कोई रिश्तेदार रहते थे, तो उन रिश्तेदार की से यहाँ से पृथ्वी सिंह को गोद लेकर के कृष्ण सिंह ने अपने यहाँ बुलवाया था अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए। तो पृथ्वी सिंह का संबंध बिजोलिया से नहीं है, बिजोलिया की मिट्टी से नहीं है, और जहां से हमारा संबंध नहीं होता है उस जगह से हमें प्रेम मोह भी कम होता है। तो पृथ्वी सिंह को वहां से मोह कम था, बिजोलिया के किसानों से, बिजोलिया की जमीन से, मिट्टी से, तो वहां से मोह कम था। तो पृथ्वी सिंह जब बिजोलिया आए कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में, और जब वहां पर उत्तराधिकारी जागीरदार बने, तो उन्हें बिजोलिया के किसानों से कोई लेना देना नहीं था, बिजोलिया के किसानों से कोई लगाव नहीं था। इसकी वजह से उन्होंने बिजोलिया के किसानों के ऊपर लगान की दरें दुगनी कर दी। उन्हें किसी प्रकार की रियायत नहीं दी गई, और जो पहले थोड़ी बहुत रियायतें मिली थी वो भी समाप्त कर दी गई, और जो लोग पहले के पदों पर काम कर रहे थे उन्हें वहां से हटा करके नए लोगों को नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार से पृथ्वी सिंह ने किसानों के ऊपर और अत्यधिक अत्याचार किए। इसी के साथ पृथ्वी सिंह ने एक महत्वपूर्ण कर और लगाया किसानों के ऊपर। वो कर कौन सा था? तलवारबंदी कर। पृथ्वी सिंह ने एक कर लगाया, तलवारबंदी कर। ये एक बहुत ही अपमानजनक कर कहलाया। इस कर को उत्तराधिकारी कर कहा गया। कौन सा कहा गया? उत्तराधिकारी कर। उत्तराधिकारी कर कहलाया। इसमें क्या होता था कि जब भी कोई जागीरदार, जब भी कोई राजा महाराजा का बेटा उत्तराधिकारी बनता था, या राजा महाराजा को जब भी कोई भेंट देनी होती थी, तो वो जागीरदार के द्वारा दी जाती थी। जागीरदार राजा को नजराना देता था किसी भी त्योहार के ऊपर, किसी भी उत्तराधिकारी बनने पर, राजा महाराजा बनने पर। तो जो भेंट देता था ना जागीरदार, उस भेंट का जिम्मा, उसका भार किसके ऊपर आता था? किसानों के ऊपर आता था। वो कर जागीरदार किससे लेता था? किसानों से लेता था। तो ये एक तलवारबंदी का कर कहलाया, और ये कर भी किसानों को ही देना पड़ता था, जो कि किसानों के ऊपर बहुत भारी पड़ा। किसानों की हालत बहुत खराब हो गई इस कर के कारण। अब क्या होता साहब, 1913 तक बेचारे किसान बड़ा ही संघर्ष कर रहे होते हैं। तब साधु सीताराम दास, जो कि बिजोलिया के अंदर लाइब्रेरी में एक सरकारी नौकरी किया करते थे, तो साधु सीताराम दास ने देखा कि यार मैंने इनको नेतृत्व कर दिया, आंदोलन तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन यार किसी भी तरीके से किसानों को रियायत नहीं मिल रही है, किसान बड़े परेशान हो रहे हैं। तो साधु सीताराम दास ने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और 1913 के अंदर किसानों का नेतृत्व पूर्ण रूप से संभाला। तो साधु सीताराम दास ने जब नेतृत्व संभाला और किसानों को एकजुट किया, तो उन्होंने कह दिया कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानोगे, ना तो हम लगान देंगे और हम सरकारी आदेशों का पालन भी नहीं करेंगे, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे। इस तरीके से साधु सीताराम दास ने बोल दिया। अब देखो बच्चों, जो व्यक्ति प्रारंभ के अंदर किसानों का प्रारंभ कराया, उसने किसान आंदोलन प्रारंभ कराया, लेकिन 1913 ईस्वी तक जब उन्होंने देखा कि यार ये किसान जागरूक ही नहीं हो पा रहे हैं और जागीरदार आगे से आगे इनका दमन कर रहे हैं, तो साधु सीताराम दास ने अपनी सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे करके हमारे राजस्थान के किसानों को ऊपर उठाने के लिए, उनके अंदर जागृति पैदा करने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी का त्याग पत्र दे दिया। बच्चों, आज हम सरकारी नौकरी के लिए कुछ भी कर सकते, और उस समय किसानों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए लोग सरकारी नौकरी तक को त्याग दिया करते थे। तो यहाँ पर साधु सीताराम दास ने 1913 ईस्वी के अंदर किसानों का नेतृत्व संभाला। 1913 ईस्वी में साधु सीताराम दास ने किसानों का नेतृत्व संभाला।
नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, किसानों का नेतृत्व संभाला। ठीक है बच्चों। अब जब 1913 ईस्वी के अंदर साधु सीताराम दास ने किसानों का नेतृत्व संभाला, उसके बाद में भी किसानों की समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन 1914 ईस्वी के अंदर ये जो पृथ्वी सिंह है जागीरदार, इनकी क्या हो जाती है साहब, मृत्यु। मृत्यु पर तो आपको पता है कोई रोक ही नहीं है क्या रोक? नहीं है ना। पृथ्वी सिंह जागीरदार की क्या हो जाती है बच्चों, मृत्यु हो जाती है। पृथ्वी सिंह जागीरदार की मृत्यु हो गई। अब जब पृथ्वी सिंह जागीरदार की मृत्यु हो गई है, अब क्या होगा, देखो बड़े ध्यान से। ये पृथ्वी सिंह जी की मृत्यु हो गई और पृथ्वी सिंह जी के पुत्र का नाम है बच्चों केसरी सिंह। इनके पुत्र का नाम क्या है, केसरी सिंह। अब जागीरदार कौन बनेगा, केसरी सिंह। केसरी सिंह क्या कर नहीं लगाएगा, जैसा पिता करता है वैसे ही बेटा करेगा। लेकिन बच्चों समस्या यहाँ पर ये आ जाती है कि ये केसरी सिंह जो है ना, ये अल्पवयस्क है। क्या है ये, अल्पवयस्क। और अल्पवयस्क का मतलब होता है कम उम्र के हैं, राज्य शासन संभालने लायक नहीं है, छोटे हैं उम्र के अंदर। तो जब आपको पता है व्यक्ति छोटा होता है या कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होता है, तो दूसरे लोग उसके ऊपर अधिकार कर लेते हैं उस जगह के ऊपर। हमारे परिवार में भी ऐसे ही होता है, जब किसी परिवार की मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो बहुत सारे मुखिया उत्पन्न हो जाते घर के अंदर, नहीं होते, होते। उसी तरीके से यहाँ पर भी केसरी सिंह की मृत्यु हो जाती है और केसरी सिंह के पिता पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। केसरी सिंह अल्पवयस्क है। उस परिस्थिति के अंदर क्या होता है बच्चों कि यहाँ का जो बिजोलिया ठिकाने का जो प्रशासन है वो उदयपुर सरकार देखती है। बिजोलिया ठिकाने का प्रशासन अब कौन देखेगा, देखेंगे आप लोग अच्छे से। बिजोलिया ठिकाने का प्रशासन बिजोलिया ठिकाने का प्रशासन उदयपुर सरकार ने संभाला। किसने संभाला, उदयपुर सरकार ने संभाला। अब जैसे ये प्रशासन उदयपुर सरकार संभालेगी, तो उदयपुर सरकार क्या करेगी भाई, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो अच्छे से। देखो इधर, अब उदयपुर सरकार जब प्रशासन संभालेगी तो महाराणा फतेह सिंह ने क्या किया, अपने दो व्यक्ति अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह कहाँ भेज दिए, बिजोलिया। भाई प्रशासन संभालेगी तो अपने व्यक्ति भी तो भेजने पड़ेंगे, नहीं भेजने पड़ेंगे, भेजने पड़ेंगे। तो क्या होता है देखो, उदयपुर महाराणा फतेह सिंह ने उदयपुर महाराणा फतेह सिंह ने अपने दो व्यक्ति उदयपुर महाराणा फतेह सिंह ने अपने दो व्यक्ति बिजोलिया भेजे, अपने दो व्यक्ति बिजोलिया भेजे। कौन कौन से दो व्यक्ति भेजे साहब, एक का नाम है अमर सिंह राणावत, अमर सिंह राणावत, और दूसरे का नाम है डूंगर सिंह। डूंगर सिंह, ये दोनों ही व्यक्ति कहां भेजे गए, मेवाड़ भेजे गए। मेवाड़ बिजोलिया ठिकाने के अंदर यहां पर आए। इन दोनों व्यक्तियों ने किसानों की समस्याएं देखी, सुनी और समझी। तो इन दोनों ने क्या किया साहब, किसानों को रियायतें दे दी, किसानों की लगान दरें भी कम कर दी, किसानों के कर भी कम कर दिए। लेकिन ये दोनों व्यक्ति कहाँ के थे, बाहर के थे। और यहाँ के जो ठिकानेदार थे, जैसे कि केसरी सिंह अल्पवयस्क थे लेकिन थे तो ठिकानेदार, ठिकानेदार ने इनकी बातों को नहीं माना। किसानों के ऊपर जो कर लग रहे थे उन्हें एज इट इज रखा, उनके अंदर कोई फर्क नहीं किया, उनकी रियायतों में किसी प्रकार की कमी नहीं करी। तो आप यहां लिख सकते हैं, इन्होंने किसानों
कि लगान व करों में रियायतें दे दी, करों में छूट दे दी, परंतु ठिकानेदारों ने इसे नहीं माना तो किसानों की हालत एज इट इज रही और आंदोलन प्रारंभ रहा। आंदोलन खत्म थोड़ी हो गया, अगर किसानों की मान लेते तो आंदोलन खत्म हो जाता। आंदोलन क्या रहा? प्रारंभ रहा, आंदोलन प्रारंभ रहा। अब देखो बच्चों, ये आंदोलन कहां से चल रहा है, मैंने आप लोगों को कहां से प्रारंभ कराया। 1897 ईस्वी के अंदर गिरधारीपुरा गांव के अंदर जो नुकता हो रहा था एक बादशाह का, गंगाराम धाकड़ का, वहां से अपन ने इसको प्रारंभ किया था। और ये 1914 के अंदर पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद में केसरी सिंह तक 1915 ईस्वी तक आ गए हैं। यानी 1897 से लेकर 1915 ईस्वी तक ये आंदोलन चल रहा है और ये बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण पूरा हो जाता है। किसका पूरा हो जाता है? बिजोलिया आंदोलन का प्रथम चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन का ये प्रथम चरण पूरा हो जाता है। ये प्रथम चरण की जो तारीख बच्चों मैंने बताई आपको 1897 से 1915 ईस्वी, बहुत सारी किताबों के अंदर और इंटरनेट पर आपको ये 1916 ईस्वी में मिलता है, ठीक है। लेकिन जो हम हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताबें देखते हैं उसके अंदर 1915 ईस्वी बताया जाता है और यह कुछ किताबों में 1916 ईस्वी बताया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यदि एक ही चीज मिलेगी, या तो 1897 से 1915 ईस्वी मिलेगा या 1897 से 1916 ईस्वी मिलेगा, और दोनों का एक किस तरीके से लिंक है, दोनों ही क्यों दिया गया है, इसके ऊपर चर्चा हम दूसरे चरण के अंदर करेंगे। तो यहाँ तक आपके प्रथम चरण पूरा हो जाता है। एक बार वापस देख लें आप लोग अच्छे से। ये देखो, यहां से अपन ने प्रारंभ किया था कल। इससे पहले अपन ने देख लिया था कि बिजोलिया किसान आंदोलन किस तरीके से हुए, कौन कौन जागीरदार बनेंगे। तो 1897 ईस्वी के अंदर साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव ने प्रारंभ में नेतृत्व किया। गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ एक बादशाह है, उनका नुक्ता चल रहा था, 12वां नुक्ता मृत्यु बोझ खर्च चल रहा था। साधु सीताराम की अध्यक्षता में क्या हो रही है, सभा आयोजित हो रही है। अच्छे से देख लो आप लोग, साधु सीताराम दास की अंदर अध्यक्षता के अंदर सभा आयोजित हो रही है। इसमें से दो व्यक्ति लिए, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। इन दोनों व्यक्तियों को क्या किया अपन ने, प्रतिनिधि बना करके बिजोलिया किसानों की समस्याएं लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेज दिया। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास गए, लेकिन कब मिल पाए, 8 महीने के प्रयास के बाद में। जब वो मिले और अपनी समस्याएं रखी तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी ने बिजोलिया ठिकाने के अंदर अपना एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया। उसका नाम क्या रखा, हाकिम हामिद हुसैन। देखो आगे, तो हाकिम हामिद हुसैन बिजोलिया के अंदर अपनी समस्याएं लेकर, समस्याओं को, बिजोलिया किसानों की समस्याओं को निपटाने के लिए गए, वहां पर रिपोर्ट प्रस्तुत करी और सही रिपोर्ट महाराणा के सामने लेकर आए। महाराणा ने रिपोर्ट को देखा और महाराणा ने क्या आदेश दिए कि भी एक निश्चित लगान के ऊपर कर लिए जाए। लेकिन बच्चों, ये आदेश कठोरता पूर्वक नहीं दिया। और आप जानते हैं कि जब भी कोई कठोरता पूर्वक आदेश ने, हमारे पेरेंट्स ही हमें अगर कठोरता पूर्वक ना कहे कि पढ़ना जरूरी है तो हम पढ़ेंगे क्या, नहीं पढ़ेंगे। उसी तरीके से कठोरता पूर्वक आदेश दिए गए, जो नहीं माने जागीरदार ने, जागीरदार के हौसले बढ़ गए। जागीरदार ने देखा जब महाराणा को कोई चिंता नहीं है तो मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों नहीं अत्याचार करूं। तो इसी तरीके से हौसले बढ़ गए। उसने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को क्या कर दिया, साहब ठिकाने से बाहर निकाल दिया ताकि बाकी लोग डरे रहे। बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद क्या हुआ, देखो 1899 ईस्वी तक इसी तरह अत्याचार चलते रहे। 1899 ईस्वी में छप्पनिया अकाल पड़ा। विक्रम संवत 1956 ईस्वी के आसपास की बात है ये। विक्रम संवत में 1956 और 1899 में ईस्वी के अंदर हम जब त्योहार पढ़ते हैं कैलेंडर, तब मैं आपको विक्रम संवत और ईस्वी बता चुकी हूँ, आप लोग समझ सकते हैं उसमें जाकर। तो यहाँ पर जब अकाल पड़ रहा था, ऐसी परिस्थिति की, अभी कोरोना काल चल रहा है, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हमें छूट दे दी बहुत सारी चीजों की। बच्चों देते हैं, समस्याएं आती है तो छूट मिलनी चाहिए, लेकिन साहब यहाँ अकाल के समय भी किसानों को छूट नहीं दी गई। जब किसानों को किसी प्रकार की रियायत नहीं मिली, उसके बावजूद 1903 ईस्वी के अंदर उनके ऊपर एक चवरी कर लगा दिया गया। ये चवरी कर एग्जाम में पूछा गया है
कि किसानों के द्वारा अपनी पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला कर कौन सा कर कहलाता था? चौरी कर कहलाता था। तो किसानों को अपनी बेटी का ब्याह करने के लिए कितने रुपए का कर देना होता था? 5 रुपए देने होते थे, जो बड़ा ही अपमानित कर माना गया। अगले 1 वर्ष तक किसानों ने क्या किया साहब? इस कर का विरोध किया, ब्याह ही नहीं किया अपनी बेटियों का। और जब अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया तो 1904 के अंदर जागीरदार ने मजबूर होकर के इस कर को खत्म कर दिया। 1906 ईस्वी में जागीरदार कृष्ण सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई साहब। अब जागीरदार की मृत्यु के बाद में क्या हुआ देखो, पृथ्वी सिंह बना जागीरदार। पृथ्वी सिंह ने क्या कर दिया? तलवारबंदी कर लगा दिया, उत्तराधिकारी कर कहलाया। उत्तराधिकारी कर मैं बता चुकी हूं आपको क्या होता है। 1913 ईस्वी में साधु सात सीताराम दास ने नेतृत्व संभाला। पृथ्वी सिंह जागीरदार की भी कब मृत्यु हो जाती है? 1914 ईस्वी में। पुत्र केसरी सिंह क्या है? अल्पवयस्क है। प्रशासन किसने ले लिया? महाराणा फतेह सिंह ने, उदयपुर सरकार ने। उदयपुर सरकार ने अपने 2 व्यक्ति भेजे, अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह। बाहर के व्यक्ति थे, कुछ नहीं जानते थे, बेकार की चीजें। आए, सही चीजें देखी, किसानों की लगाने कम कर दी। किसानों की लगाने कम कर दी, लेकिन जो लोकल लोग थे, ठिकानेदार, हमारे यहाँ पर भी होता है, बाहर का व्यक्ति आता है, बेचारा अच्छा काम करना चाहता है, तो जो आसपास के लोग होते हैं, जो पुरानी राजनीति लेकर बैठे होते हैं, वो करने देते क्या काम? नहीं करने देते। उसी तरीके से ठिकानेदार ने नहीं मानी और नहीं करने दिया इनको सही काम। फिर भी किसान आंदोलन प्रारंभ रहा। 1897 से 1915 ईस्वी तक ये सारी चर्चा आपके सामने हो चुकी है, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या कहलाता है? प्रथम चरण कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये प्रथम चरण पूरा होता है। एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे बिचौलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण पूरा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ना आपको पड़ेगा। मेहनत नहीं करोगे तो सफलता कैसे मिलेगी? सफलता हासिल करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना बच्चों, परिंदे ने कहा पंख खोल दे, परिंदे ने कहा पंख खोल दे, जमी नहीं है मंजिल मेरी, पूरा आसमान बाकी है, बिना संघर्षों के, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलता, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना ही तूफान बाकी है। जितनी सरकारी नौकरी लगने के फायदे हैं ना, ठीक है ना बच्चों, उतनी ही सरकारी नौकरी लगने से पहले की मेहनत बाकी है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करें आप लोग। कल की क्लास में हम फिर मिलेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन को ही अपन आगे पढ़ेंगे दूसरे चरण के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और मन लगा के पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।